हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। सो आज हम लोग देखने वाले हैं BEGG 172, दैट इज़ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स पार्ट 2 वीडियो विच हैज़ कम इनटू द एग्जामिनेशन ऑफ जून 2023। तो हम लोग सेक्शन ए देखे थे। वी हैड सीन सेक्शन ए इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. नाउ वी विल बी डूइंग सेक्शन बी, and today we would be taking up 4 questions. In this particular instructions, as you can see here, that there are 4 questions that needed to be answered from 7 total options. Okay, so for this particular part we will take 4 options and I need to explain certain aspects of it. मेरे को थोड़ा इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, तो इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए 4 क्वेश्चंस लूँगा एंड लास्ट वीडियो वुड बी ऑफ 3 questions, last 3 questions. And if it is possible, if I get time, then I will definitely look into some probable questions. अगर हो सके तो with answers मैं उसको करने का कोशिश करूँगा. ठीक है, तो let's see the first question of the long question that is there here. So identify rules for placement of stress in words with some derivational suffixes. Okay, so this answer is in your book. आपका अगर सॉफ्ट कॉपी में अगर देखिएगा तो ब्लॉक 2 यूनिट 3 सब कॉन्टेक्स्ट 3.6 पेज नंबर 45-46. ओके, सो इफ़ यू सी हियर दैट सम डेरिवेशनल सफिक्सेस दैट अफेक्ट वर्ड स्ट्रेस, तो पहले आप लोग समझ लीजिए कि दिस इज सफिक्स. सफिक्स का मतलब है कि आपका जो वर्ड का है, वर्ड में कैसे करके वो लास्ट में वो ऐड होता है, तो उसको सफिक्स कहा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ वर्ड एंड उसके साथ साथ एक वर्ड के साथ एक साउंड का भी एक इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं. तो पहले ये पर्टिकुलर आंसर से आने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले समझा दूँ. इंट्रोडक्शन में ये है जो कि ब्लॉक 2 यूनिट 3 में आपको मिलेगा. ठीक है, एंड इस इंट्रोडक्शन को पहले समझने के बाद हम लोग आंसर पे जाएंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो इन ऑर्डर टू प्रोनाउंस इंग्लिश वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए करेक्टली वी नॉट ओनली नीड टू प्रोड्यूस द करेक्ट साउंड्स, हमें साउंड्स को ही सिर्फ नहीं बोलना है, पर उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा ब्रेथ फोर्स, मतलब एक बोलने का जो तरीका है उसको भी ध्यान में नज़र रखना पड़ेगा ऑन वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ वर्ड एज स्पेसिफाइड इन अ डिक्शनरी. डिक्शनरी में आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताया जाता है. अगर आप ये चीज़ को फिर से चेक करना चाहते हैं तो गूगल टेक्स्ट टू स्पीच में कोई भी वर्ड अगर दीजिएगा इंग्लिश का वर्ड, वहाँ गूगल टेक्स्ट टू स्पीच में भी या गूगल सर्च में भी जब आप देखिएगा तो वहाँ पर बहुत टाइम में आप उस चीज़ का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सुन पाइएगा. ठीक है, तो वो एक कैसे करके उसको बोलते हैं, उस चीज़ को कौन से जगह पे स्ट्रेस देना है, कौन से जगह पे स्ट्रेस नहीं देना है, ये चीज़ को बताया जा रहा है. तो दिस पार्ट ऑफ द वर्ड इज मार्क्ड विद अ शॉर्ट वर्टिकल लाइन. एक शॉर्ट वर्टिकल लाइन, जैसे यहाँ पर देखिएगा शॉर्ट वर्टिकल लाइन दिया गया है. ठीक है, ऊपर में भी अगर आप देखिएगा देयर इज़ अ शॉर्ट वर्टिकल लाइन, जैसे ये वाला पर्टिकल पार्ट है टेबल के साइड में एक शॉर्ट वर्टिकल लाइन है, उस चीज़ को स्ट्रेस से मार्क किया जाता है. ठीक है, तो एक शॉर्ट वर्टिकल लाइन है एंड उसके अबव में वर्ड के ऊपर में दिया जाता है एंड इन फ्रंट ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड बिलीव, द सेकेंड एलिमेंट दैट इज लीव is said with greater energy and is heard as the more prominent of the two elements. तो जो दो वर्ड है, ये पर्टिकुलर वर्ड में दो जो सिलेबल्स है, इस चीज़ को सिलेबल्स कहा जाता है. तो सिलेबल्स में से एक वर्ड में 2 सिलेबल है, बी लीव. ठीक है, बिलीव, तो बी लीव, इसको बिलीव को तो अगर आप तोड़िएगा तो उस चीज़ में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक मतलब ऊपर में एक स्ट्रेस साइन दिया जाता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड इज सेड टू बी स्ट्रेस्ड. तो लीव जो है बिलीव. ठीक है, बिलीव, बिलीव. ठीक है, ये एक पर्टिकुलर साउंड में जब आप कोई भी वर्ड देते हैं तो उसका डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, कौन से में स्ट्रेस देना है, कौन से में कम स्ट्रेस देना है. तो द एलिमेंट्स ऑफ अ वर्ड विच आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स फॉर द एनालिसिस ऑफ अ स्पीच आर नोन एज सिलेबल्स. जैसे यहाँ पर 2 सिलेबल वर्ड है बी लीव. ठीक है, तो बिलीव में 2 सिलेबल है, तो ये 2 सिलेबल वर्ड हुआ. ठीक है, तो इन वर्ड्स ऑफ मोर देन 1 सिलेबल वन ऑफ द सिलेबल्स इज मोर प्रोमिनेंट दैन द अदर. तो एक पर्टिकुलर वर्ड में बहुत सारे सिलेबल्स हो सकता है, चाहे वो 2 सिलेबल हो सकता है या 3 सिलेबल वर्ड भी हो सकता है. तो स्ट्रेस इज इन एन इंग्लिश वर्ड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द वर्ड. तो इसीलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था कि स्ट्रेस, व्हाट रोल डज स्ट्रेस प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड, या वो जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें क्या रोल प्ले करता है.
और प्रोनाउंसिएशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप कैसे करके ये वर्ड को बोलिएगा इस चीज़ के बारे में देखना पड़ेगा। तो इन अदर वर्ड स्ट्रेस इज इनहेरेंट इन द वर्ड, मतलब वर्ड के साथ ही स्ट्रेस आता है, एंड देयरफॉर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर इंटेलिजिबिलिटी। जब आप कोई चीज़ को पढ़ा रहे हैं या कोई चीज़ को इंटरव्यू के टाइम में जा रहे हैं, ठीक है, तो कोई वर्ड को बोलने के लिए इन ऑर्डर टू स्पीक गुड इंग्लिश आपको ये स्ट्रेस जानना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रेस यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे करके ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसीलिए आपको मिनिमम 3 to 4 पेजेस लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो आप पकड़ लीजिए कि 3.5-4 पेज इज़ मस्ट फॉर अ 20 मार्क्स आंसर, ठीक है। तो जो साइड्स ऑफ जो पेज दिया जाएगा वहाँ पर आप ऐसे करके बोल सकते हैं कि एट इंग्लिश वर्ड्स दैट एज वी हैव नोन दैट देर आर मैनी इंग्लिश वर्ड्स, एंड फॉर दैट इंग्लिश वर्ड वी नीड टू हैव अ प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेस और द सेकेंड सिलेबल, ठीक है। एक प्राइमरी स्ट्रेस होता है और द सेकेंडरी स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट और द सेकेंड सिलेबल, ठीक है। तो एक स्ट्रेस जो है वो प्राइमरी में हो सकता है, जैसे यहाँ पर दे सकते हैं टेबल में है, टेबल्स में है, ये आपका प्राइमरी स्ट्रेस हुआ, ठीक है। एंड अगर सेकेंडरी स्ट्रेस हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, इनजॉयड, मतलब ये सेकेंड सिलेबल में है, तो ये चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल 2 सिलेबल वर्ड के लिए ये चीज़ है, जैसे ये वाला आपका प्राइमरी सिलेबल है गैरेजेस में, ठीक है, एंड मिस्टेक में जैसे सेकेंडरी सिलेबल में यहाँ पर स्ट्रेस दिया गया है, ठीक है। फिर है सिलेक्ट, तो सिलेक्ट्स में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये सेकेंडरी स्ट्रेस में है, और ये वाला जो पार्ट है क्लेवर क्लेवरर, ये वाला आपका प्राइमरी स्ट्रेस में ही दिया गया है। तो वर्ड के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि स्ट्रेस कहाँ है। तो आप जस्ट इस चीज़ को एग्जाम्पल दे सकते हैं तो अच्छा होगा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आए तो, या स्ट्रेस रिलेटेड क्वेश्चन आए तो, स्ट्रेस रिलेटेड आए तो आपको ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स, कुछ भी एग्जाम्पल्स अगर आपको याद रहे तो थोड़ा एग्जाम्पल्स देके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट अगर देखिएगा तो करेक्ट का यहाँ पर देखिएगा, ये भी एक सेकेंडरी सिलेबल है, अगली का भी अगलीस्ट है, तो ये वाला सेकेंडरी सिलेबल्स है। तो आपको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो फिर क्या है, द फॉलोइंग डेरिवेशनल सफिक्सेस आर नॉट स्ट्रेस्ड, जैसे पोस्टेज, तो पोस्ट एज, ठीक है, तो पोस्ट एज। फिर ब्रेकेज, ठीक है, ब्रेकेज, इसका प्रोनाउंसिएशन से आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। जब आप एक चीज़ को प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिएगा या सुनिएगा उसका प्रोनाउंसिएशन, तो उसका कैसे करके प्रोनाउंस किया जाता है, इस चीज़ के बारे में स्ट्रेस का रोल है, ठीक है। फिर एंड्स क्या है, अपीयरेंस, गवर्नेंस, एक्सेप्शन, मेंटेन, मेंटेनेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये सेकेंडरी स्ट्रेस में ये दिया गया है, ठीक है। मेंटेनेंस में ये वाला क्या है कि ये फर्स्ट में आपका प्राइमरी स्ट्रेस है। फिर सॉफ्ट में सॉफ्टन, तो ये वाला चीज़ आपको ऐसे करके आंसर देना है, एंड उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स भी देना है, ठीक है। तो मेनली जब आप लिखोगे तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करना कि कैसे करके सफिक्सेस में, डेरिवेशनल सफिक्सेस में ये इंपॉर्टेंट है, एंड ये चीज़ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखिएगा सिलेबल के बारे में तो हमने देखा है, इसके बाद स्ट्रेस पैटर्न्स पे भी आप देख सकते हो, जैसे इससे पहले ही आपका पेज नंबर 41 में मिलेगा आपको, ब्लॉक 2 यूनिट 3 पेज नंबर 41 में यू विल गेट दैट 2 सिलेबल वर्ड्स क्या है, जैसे एजेंट हो गया, ठीक है, ये दो सिलेबल वर्ड होता है, जैसे एजेंट, क्यूरियस, ठीक है। फिर नॉलेज, फिर सेकंड सिलेबल वर्ड क्या है, जैसे अकाउंट, मतलब इसमें क्या है कि ये जो 2 सिलेबलिक वर्ड में जो था ना, इसमें जो स्ट्रेस है ये सेकंड में यहाँ पर स्ट्रेस दिया गया, सेकेंडरी स्ट्रेस है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड सिलेबल में क्या है, फर्स्ट विथ स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट सिलेबल, तो ये फर्स्ट सिलेबल में जो स्ट्रेस है, मतलब फर्स्ट जो वर्ड है या फर्स्ट जो पार्ट है एक सिलेबल का, उस चीज़ पे स्ट्रेस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल्स के साथ आप जब डिफाइन कीजिएगा तो वो और भी अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स डिफाइन इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस, ठीक है। इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस क्या है इसके बारे में आपको बोलना है, ठीक है। तो इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस क्या है, जैसे आपको मिलेगा ये आपका ब्लॉक 2 में, यू कैन सी दैट व्हाट इज इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस। जैसे इन्फ्लेक्शनल सफिक्स है, अफिक्स है। अफिक्सेस का मतलब क्या है कि प्रीफिक्स या सफिक्स दोनों को ही ये बताया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस कैसे होता है, जैसे क्लेवरर, 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 क्लेवरेस्ट, ठीक है। वॉक, वॉक्स, वॉक्ड, विंडो, विंडोज़, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखिएगा ये वाला है आपका इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस।
रत्ना, रत्नास। और जो लेक्सिकल मतलब अफिक्सेस होता है वो प्लीज, डिसप्लीज, डिसप्लेजर, ठीक है, एक्ट, एक्टिव, इनएक्टिव। तो ये डिफरेंसेस कैसे हम लोग समझेंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो डिफरेंसेस हम लोग ने देखा कि जो डिस्टिंक्शन जो है कैसे करके ये डिफरेंस है, एक इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस को क्या है कि जो डिस्टिंक्शन जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि लेक्सिकल अफिक्सेस को यहाँ पर डेरिवेशनल अफिक्स भी बोला जाता है और इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस को यहाँ पर इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी बोला जाता है और जो लेक्सिकल अफिक्स होते हैं उसको डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। तो दे माइट आस्क यू दैट व्हाट इज डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी या इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके साथ एग्जाम्पल देके आपको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बोल सकता है, इधर ये पूछ सकते हैं कि इन्फ्लेक्शनल अफिक्स क्या है, या वो लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी क्या है, ये चीज़ आप बताओ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी आपका इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस को बताया जाता है और लेक्सिकल अफिक्सेस के लिए डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी बताया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं कि इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस क्या है। तो हम लोग देखे हैं कि इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस क्या मतलब क्या क्या किस चीज़ को बताया जाता है, इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, वी हैव ऑल्सो सीन दैट इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस जो है कैन बी एडेड ओनली टू द राइट मोस्ट एज ऑफ द वर्ड्स। अगर आप पहले भी देखिएगा तो ये जो इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस थे ये आप देखिएगा सिर्फ राइट में ही यूज़ हुआ है। ठीक है, मतलब जो एडिशन जो है वो लास्ट में हुआ है। ठीक है, फिर वॉक में वॉक्स, वॉक्ड, ठीक है, विंडो में विंडो, विंडोज़, रत्ना, रत्नास। ठीक है, बट यहाँ पर अगर लेक्सिकल अफिक्सेस में देखिएगा तो ये सामने भी हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग देखें कि वो राइट में ऐड होता है तो राइट पार्ट ऑफ द वर्ड में वो होता है, मोस्ट एज ऑफ द वर्ड्स। तो वैसे ही यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि नो अदर सफिक्सेस कैन बी एडेड टू अ वर्ड आफ्टर एन इन्फ्लेक्शनल सफिक्स हैज़ बीन एडेड। तो इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस डू नॉट चेंज द पार्ट ऑफ अ स्पीच ऑफ द वर्ड टू विच दे आर एडेड। ठीक है, तो इसमें मीनिंग चेंज यहाँ पर नहीं होता है बट इंडिकेट ग्रामेटिकल रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इफ़ यू सी दैट टू स्टडी इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी वी नीड टू फर्स्ट डिवाइड वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर ग्रामेटिकल फंक्शंस। तो एक वर्ड को जो है ना, जो वर्ड्स जो है उसमें पहले ग्रामेटिकल फंक्शंस के हिसाब से उसको तोड़ना है, एंड दैट इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। द मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स। ईच मेजर पार्ट ऑफ the speech has number of categories that are associated with it. For example, nouns are associated with number of singular and plural, जैसे सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, ठीक है, एंड केस नॉमिनेटिव एक्सेट्रा। तो अब हम लोग इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी का इंग्लिश नाउन के बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में आ सकता है कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी इंग्लिश नाउन में कैसा है। तो अगर आप देखोगे कविता हैज़ गॉन टू बॉम्बे, तो फर्स्ट वर्ड कविता इज़ अ नेम ऑफ द गर्ल, तो एक प्रॉपर नाउन हुआ। तो आप लोग जानते हैं प्रॉपर नाउन मतलब एक नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है। बॉम्बे इज़ द नेम ऑफ द प्लेस, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाता है। ये बहुत बेसिक्स है इंग्लिश का। तो कौन सा टाइप के नाउन है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी में, तो वो जैसे प्रॉपर नाउन हो गया। फिर राधा हैज़ ब्रॉट दीज टेबल्स एंड चेयर्स, तो ये टेबल्स एंड चेयर्स क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। मतलब ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर टेबल नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर टेबल जैसा है कि जैसे टेबल्स एंड चेयर है, बहुत सारे चेयर्स हो सकते हैं, बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। तो कॉमन नाउन्स कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू नाउन एंड मास कंटिन्यूअस नाउन्स। ठीक है, दोज नाउन्स। तो अब काउंट नाउन्स एंड मास नाउन्स। ठीक है, तो काउंट नाउन्स दैट आर काउंटेबल, जैसे 2 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ। और जो हम लोग माउस नाउन्स जो हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं, जैसे शुगर, मिल्क, वाटर, कॉफ़ी, हनी, वी कैन नॉट काउंट देम एज लाइक कैसे करके आप वन शुगर तो नहीं होता है, बहुत सारा शुगर होता है। ऑल्दो हम लोग मिल्क को 1 लीटर के हिसाब से मिल्क कर सकते हैं, ये मतलब ये करके उसको तोल सकते हैं, या 1 किलो शुगर कर सकते हैं। बट वो कितना शुगर है एज अ जनरल अगर वर्ड को अगर हम लोग देखें तो उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक मास नाउन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मॉर्फोलॉजी हम लोग देखें कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी, डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड। ये सब चीज़ आप लोग को मैं इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग जब इस चीज़ को समझेंगे, छोटा छोटा वर्ड जो है वो आप लोग के लिए समझने में आसान होगा। द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है कि उसके अंदर में क्या है। ठीक है, फिर मॉर्फिम तो अब मैंने आपको लास्ट जो सेशन था प्रीवियस सेशन में भी आई एक्सप्लेन दैट मॉर्फिम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज विच इज ग्रामेटिकली रेलिवेंट। एक छोटा वर्ड का जो ग्रामेटिकल यूनिट है
स्मॉलेस्ट यूनिट जो है ग्रामेटिकली जो रेलिवेंट है उसको बताया जाता है। फ्री मॉर्फिम जो खुद में ऑकर कर सकता है, फ्री जैसा है। बाउंड मॉर्फिम जिसको मतलब फ्री मॉर्फिम का सहारा चाहिए तो वो बाउंड मॉर्फिम कहलाता है। अफिक्स मतलब ये बाउंड मॉर्फिम है विच इज़ अटैच टू द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द बेस वर्ड। तो अफिक्स का मतलब आपका प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, ठीक है। अगर आप देखो प्रीफिक्स भी हो सकता है, सफिक्स भी हो सकता है, तो वो पहले भी हो सकता है या एंड में हो सकता है। बिगिनिंग होने से ये क्या होगा, ये होगा प्रीफिक्स, ठीक है। एंड एंडिंग होने से ये क्या होगा, ये होगा सफिक्स। सफिक्स से ये वाला पार्ट हो गया एंड ऑफ द बेस वर्ड। एंड ऑफ द बेस वर्ड में प्रीफिक्स और सफिक्स है। अब यहाँ पर जो मेन जो पार्ट्स हैं, जो जिस चीज़ के लिए मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का जो लिस्ट है ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो इन्फ्लेक्शनल अफिक्स क्या है ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इन्फ्लेक्शनल अफिक्स इज एन अफिक्स दैट इज अटैच टू अ वर्ड टू परफॉर्म सम ग्रामेटिकल फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद सम रूल ऑफ ग्रामर। तो इन्फ्लेक्शनल अफिक्स क्या होता है, इस चीज़ के हम लोग देखें कि एक वर्ड को ग्रामेटिकल फंक्शन के लिए ये चीज़ को बताया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको मतलब अटैच किया जा रहा है। तो अफिक्स का मतलब हम लोग देख लिए कि अफिक्स मतलब क्या है कि आपका ये प्रीफिक्स हो सकता है, सफिक्स हो सकता है। बट हम लोग वहाँ पर रूल में क्या देखे थे कि वहाँ पर कुछ वर्ड सिर्फ सफिक्स में ही यूज़ होता है। तो जनरली अफिक्स में क्या होता है कि वो प्रीफिक्स भी हो सकता है, सफिक्स भी हो सकता है, बट वहाँ पर कुछ रूल्स भी हैं, ठीक है। तो डेरिवेशनल अफिक्स में क्या होता है कि एन अफिक्स दैट इज अटैच टू द वर्ड टू प्रोड्यूस अ न्यू वर्ड, ठीक है। इन्फ्लेक्शनल अफिक्स में क्या है, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। एक ग्रामेटिकल फंक्शन के लिए वो पर्टिकुलर चीज़ को ऐड किया जा रहा है, उसमें ऐसे कोई मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। बट डेरिवेशनल एफिक्स में क्या होता है कि एक न्यू वर्ड को मतलब कन्वे किया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस एंड अदर चेंजेस दैट ऑकर इन वर्ड बिलोंगिंग टू द मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीच वेयर व्हेन सर्टेन ग्रामेटिकल कॉन्ट्रास्ट आर टू बी कन्वेड। तो कोई अगर पर्टिकुलर स्पीच में अगर कुछ ग्रामेटिकल कॉन्ट्रास्ट हो रहा है तो उसको कन्वे किया जा रहा है। तो मेजर डिफरेंस ये चीज़ को ज़रूर आप देख लीजिएगा कि इन्फ्लेक्शनल अफिक्स और डेरिवेशनल अफिक्स पे क्या डिफरेंस है। जहाँ डेरिवेशनल अफिक्स में एक नया वर्ड को फॉर्म किया जाता है, वहाँ पर एक नया मीनिंग वो निकल के आता है। इस चीज़ में अगर आप देखोगे जस्ट ग्रामेटिकल चेंज होता है, जिस चीज़ में जैसे हम लोग पहले देखे थे, अगर आप एग्जाम्पल में भी देखे हैं कि मैंने जो पहले मैंने बताया कि इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस में जैसे क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा लेक्सिकल अफिक्सेस या जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, डेरिवेशनल अफिक्सेस को भी लेक्सिकल अफिक्सेस कहा जाता है। देखिए प्लीज़ है, डिस्प्लेजर है, एक्ट है, एक्टिव है एंड इनएक्टिव है। तो कैसे करके ये चीज़ को चेंज हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में ही हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ इट। देन डेरिवेशनल अफिक्सेस इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे करके हम लोग देखें कि दोनों अफिक्सेस कैसे अटैच होते हैं, हम लोग देखें। इसके साथ साथ आप डेरिवेशनल अफिक्सेस इस बार के लिए देख लीजिएगा, जहाँ पर एक कैसे करके मतलब ये चीज़ को अगर आप एग्जाम्पल्स में देखें यू कैन सी दैट देर इज़ लाइक डिस प्लस ऑर्डर, डिसऑर्डर, फिर डिस प्लस ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। तो देखिए ऑनेस्ट मतलब जो होते हैं जो बहुत ही एक पर्टिकुलर चीज़ों में अगर आप देखोगे बहुत ही लॉयल है, या जिस चीज़ में डिसऑनेस्ट होता है तो उस चीज़ को बोला जाता है कि वो सही मायने में अपना जो मॉडल वैल्यूज़ है उसको नहीं रख रहा है, उस चीज़ को कुछ छुपा रहा है या कुछ डिसऑनेस्ट वे में एक पर्टिकुलर मॉडल कैरेक्टर को डिसऑनेस्ट चीज़ में बताया जा सकता है, ठीक है। फिर डिसओबे हो सकता है, जो ओबे करता है तो उसमें अगर डिस यूज़ हुआ तो उस चीज़ में आपका डेरिवेशनल अफिक्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव अगर आप देखोगे सेकेंडली डेरिवेटिव अफिक्सेस या अगर आप देखोगे डेरिवेशनल अफिक्सेस जो थे वो इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस की तरह नहीं है। जो आपका जो वर्ड में जैसे क्या होता है कि जैसे डांसर, डांसर, राइटर, प्लेयर, रनर, ये सब चीज़ में आपका ये चीज़ कन्वे कर रहा है, ठीक है। तो डेरिवेशनल अफिक्सेस मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड विच दे आर अटैच टू। These are largely composed to the number of inflectional affixes, or derivational affixes are either prefixes or suffixes, unlike inflectional affixes which are only suffixes, ठीक है। मेजर पार्ट ये डिफरेंस है, ये चीज़ को ज़रूर से आप देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस हाउ सबऑर्डिनेशन इज क्रिएटेड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। सबऑर्डिनेशन कैसे क्रिएट होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ये आपका ब्लॉक 4 यूनिट 4 में आपको मिलेगा।
सबऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक है। सबऑर्डिनेशन इज क्रिएटेड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसका सब कॉन्टेक्स्ट आपको ब्लॉक 4 यूनिट 4 सब कॉन्टेक्स्ट 4.4 पेज नंबर 49 एंड 50 में 45 एंड 50 में यू विल गेट दी पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, पेज नंबर 45 एंड 50, ओके। तो इन दिस पर्टिकुलर थिंग इफ़ यू सी दैट ये सबऑर्डिनेशन क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। एंड जब हम लोग सबऑर्डिनेशन के बारे में देखेंगे तो इसका जो और एक टर्म है कोऑर्डिनेशन, इसके बारे में भी हम लोग we will see how it is different. The clauses in a sentence may be linked together through coordination or through subordination, ठीक है। The relationship of coordination implies that two or more units, जो coordination है एक sentence में, उस चीज़ में दो या मोर यूनिट से वो लिंक किया जाता है ऑन एन इक्वल फुटिंग। तो इक्वल फुटिंग में ये चीज़ को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जैसे क्लॉज 1 हो गया, क्लॉज 2 हो गया, तो ये कोऑर्डिनेशन हो गया। तो अगर कोऑर्डिनेशन का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो आप ये डायग्राम ज़रूर से दीजिएगा ताकि ये आसान हो जाए आपके, मतलब जब आप आंसर कर रहे हैं तो एग्जामिनर देख के ये चीज़ को समझ पाए कि आप ये कॉन्सेप्ट समझे हैं। और सबऑर्डिनेशन में क्या है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 वो अंदर में है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दोज टू, दैट इन कोऑर्डिनेशन वी नोटिस दैट टू और मोर क्लॉजेज और सेंटेंसेस आर पुट साइड बाय साइड and connected by some connecting words. In other words, in subordination, one clause, the main or subordinate clause, include other subordinate also called dependent clause. In a symbol visual form में ये दिया गया है, जैसे coordination results in compound sentences while subordination results in complex sentences. तो ये एक फिर से एक मेजर डिफरेंस है, आप देख लीजिएगा कीवर्ड में, जो coordination results in compound sentences एंड सबऑर्डिनेशन रिजल्ट्स इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो ये कुछ कीवर्ड्स है जो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, जैसे डायग्राम्स आपको ध्यान देना है वैसे ही यू नीड टू सी द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हाउ सबऑर्डिनेशन इज क्रिएटेड, ये चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि हाउ सबऑर्डिनेशन इज क्रिएटेड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, दिस वी विल सी, ठीक है। तो सबऑर्डिनेशन में कैसे करके होता है सेंटेंसेस में, तो we will see that there are like in some modern grammars there are also called matrix, और ये चीज़ में अगर आप देखो कि there is subordination of one or more clauses to a main clause. This main clause is also called superordinate clause or independent clause. Superordinate clause or independent clause, while the dependent clause is also called the subordinate clause. In some modern grammars, जो modern grammars में जो होते हैं उसको matrix या embedded clause भी बताया जा रहा है। तो ये जो particular नेम्स है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि ये चीज़ को बताया जा सके। तो द वर्ड्स और फ्रेजेस विच आर यूज टू लिंक क्लॉजेज थ्रू सबऑर्डिनेशन आर कॉमनली कॉल्ड सबऑर्डिनेटर्स। तो इसको सबऑर्डिनेटर्स कहा जाता है और इसका कुछ टाइप्स है, जैसे सिंपल सबऑर्डिनेटर है, जैसे आफ्टर, थ्रू, बिकॉज, सिंस, WH वर्ड्स। कंपाउंड सबऑर्डिनेटर्स क्या है कि जैसे सो दैट, एक्सेप्ट दैट, इन ऑर्डर टू, इन दैट, मतलब एक वर्ड का इन दैट है, एक्सेट्रा। फिर कोरिलेटिव सबऑर्डिनेटर्स क्या है, नो सूनर दैन, ठीक है, नो सूनर देन आई रीच दैट पर्टिकुलर प्लेस, या वो चुप एक सेंटेंस में आप जब यूज़ करोगे ना, नो सूनर दैट आई अराइव्ड इन माई होम देन आई हैड टू गो टू अदर प्लेस, सो फिर एक सेंटेंस में आप यूज़ किए, फिर उसमें दैट, सो एज। तो ये चीज़ में आपका क्या होता है, ये कोरिलेटिव सबऑर्डिनेटर्स होता है। फिर अदर्स में क्या है, जैसे एस बी इन्वर्जन, फॉर ग्राउंडिंग, एडजेक्टिव एक्सेट्रा। तो सिंपल ऑर्डिनेटर्स में जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, अब यहाँ पर जब एग्जाम्पल देखिएगा तो ये चीज़ आपका और अच्छे से समझ में आएगा कि सिंपल सबऑर्डिनेटर्स कैसे होता है, जैसे कंसिस्ट ऑफ सिंगल वर्ड्स। ही इज़ फीलिंग नर्वस सिंस दिस विल बी हिज फर्स्ट इंटरव्यू, आई सर्टनली फेल्ट दैट ही विल डू वेल इन द इंटरव्यू। ये आपका एक ही पर्टिकुलर सेंटेंस में है, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस में एक क्लॉज को डिफाइन किया जा रहा है। वी स्टार्टेड लाइकिंग द टाउन आफ्टर वी हैड स्पेंड 3 years इन इट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ऊपर में था ना कि सिंस था, ठीक है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर जैसे सिंस है, देन WH वर्ड्स है, तो दीज वर्ड्स आर लाइक यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो ये सिंपल सबऑर्डिनेटर्स में ये यूज़ होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे सो दैट, तो यहाँ पर क्या, सो दैट का एग्जाम्पल है, शी अराइव्ड सो दैट, शी अराइव्ड अर्ली सो दैट शी कुड स्पेंड सम टाइम इन द ऑफिस, ठीक है। फिर ये क्या है, वी रोट द नेम्स इन इंग्लिश इन ऑर्डर टू मेक देम इंटेलिजिबल, ठीक है, अज्यूमिंग दैट। ऐसे करके एग्जाम्पल्स देके ये चीज़ को बताया जा रहा है। नेक्स्ट है कोरिलेटिव। कोरिलेटिव का क्या है, कोरिलेटिव सबऑर्डिनेटर्स,
जैसे इफ़ देखे था, ठीक है, इफ़ देन का एग्जाम्पल क्या है, इफ़ यू विश टू अटेंड द प्रोग्राम देन यू मस्ट रीच हियर बाय 10। तो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी देना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कोरिलेटिव सबऑर्डिनेटर्स क्या है, दीज सबऑर्डिनेटर्स कंसिस्ट ऑफ पेयर्स, मतलब एक साथ में ये एक वर्ड्स और फ्रेज के साथ वो एक सेंटेंस में पेयर में आता है। इफ देन वी वेर ऑल सो टायर्ड दैट वी कुड हार्डली वॉक, हम लोग इतने टायर्ड हो गए थे कि हम लोग हार्डली चल पा रहे थे। फिर द फर्दर वी वॉकड द मोर ब्यूटिफुल बिकेम द लैंडस्केप, ठीक है। नेक्स्ट है अदर सबऑर्डिनेटर्स, जो लास्ट पार्ट है। अगर आप देखोगे यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल्स थे। एस बी इन्वर्जन फोरग्राउंडिंग द एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या है, इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। बिसाइड द टाइप्स मेंशन्ड अबव, जो हम लोग अबव में जितने एग्जाम्पल्स देखे थे, देयर आर ऑल्सो अदर वेज ऑफ क्रिएटिंग सबऑर्डिनेशन, और भी वेज है जिससे सबऑर्डिनेशन हो सकता है। वन वे इज इन्वर्टिंग द सीक्वेंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द वर्बल एलिमेंट, यूजुअली विथ हैड, शुड एंड वेयर। So another way is to bring the adjective to the front foregrounding and change the sequence of the following elements. For example, had there been enough money, we could have survived. अगर हमारे पास पैसा होता तो हम लोग सर्वाइव कर सकते थे। Should you feel worried, please contact me immediately. Sad he was, he could not speak clearly. तो एक एस बी इन्वर्जन है, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब का इन्वर्जन दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आशा करते हैं इस चीज़ को आपको समझ में आया, क्योंकि ये एग्जाम्पल से आपका ये आसान होगा। जब आप सिर्फ डेफिनेशन में अगर आप देखोगे, जैसे सिंपल सबऑर्डिनेटर्स का ही हुआ कि ये सिंगल वर्ड्स में कंसिस्ट करते हैं, फिर जो कंपाउंड सबऑर्डिनेटर्स होते हैं वो एज अ लेवल सजेस्ट दैट दिस काइंड ऑफ सबऑर्डिनेटर्स कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। फिर कोरिलेटिव सबऑर्डिनेटर्स में क्या है कि इसमें पेयर के हिसाब से वो काम आते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी ये जो है ना वर्ड्स और फ्रेजेस में दे एग्जिस्ट, ठीक है। फिर अदर सबऑर्डिनेटर्स में कैसे करके सब्जेक्ट जो यूज़ होता है उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। So आज we will be looking into this particular thing, that is the last for this particular part of the video, that is state in how many ways can subordinate clauses be classified. State in how many ways can subordinate clauses be classified, explain by giving suitable examples. Okay, so if you see this last particular thing, that subordinate clauses क्या होता है, तो subordination के बारे में हम लोग देखें कि how subordinate clauses can be classified, explain by giving suitable examples. ये आपका just प्रीवियस जो था सबऑर्डिनेशन कैसे क्रिएट होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, वैसे ही उसका सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में ही जैसे आपके फिर से कुछ डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है। सिंपल, कंपाउंड, कोरिलेटिव, अदर्स, ये तो हम लोग देखे थे। फिर टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, ठीक है। ये आपका सबऑर्डिनेशन फॉर्मेशन हुआ। अब टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेशन क्लॉजेस हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबऑर्डिनेशन के बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, ठीक है। तो दिस इज इन ब्लॉक 4 यूनिट 4 सब कॉन्टेक्स्ट 4.5 एंड 4.6 में अगर आप देखिएगा तो इस चीज़ में आपको 2 पार्ट है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो इफ़ यू सी दिस इज इन पेज 52-53 इन द सॉफ्ट कॉपी वर्जन, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स इन 2 वेज। वन वे इज बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर में है वो चीज़ को देखना है, एंड क्लासिफाइंग देम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कैसे कैसे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, फाइनाइट क्लॉज, नॉन फाइनाइट क्लॉज। अब फाइनाइट क्लॉज क्या होता है, फाइनाइट क्लॉज आर दोज क्लॉजेज इन विच द वर्ब फ्रेज इज अ फाइनाइट वर्ब फ्रेज, मतलब जो क्लॉजेज में वर्ब फ्रेज जो है वो फाइनाइट वर्ब फ्रेज में है तो उसको फाइनाइट क्लॉज कहा जाता है। दैट इज इट कैरीज सम टेंस। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉजेज अंडरलाइंड आर फाइनाइट क्लॉजेज। व्हेन द टाइम इज बैड इवन अ फ्रॉग कैन किक एन एलिफेंट, ठीक है। जब मुसीबत का टाइम होता है तो एक मतलब जब खराब टाइम आता है तो फ्रॉग कैन किक एन एलिमेंट, ये एक टाइप का सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक एग्जांपल दिया गया है कि कैसे करके फाइनाइट क्लॉज में ये यूज़ हुआ था, ठीक है। फिर क्या है, सी डिसाइडेड टू विजिट द टेम्पल बिकॉज शी लव द साइलेंस देयर, तो क्योंकि वो विजिट की थी एक टेम्पल को इसीलिए शी लव द साइलेंस देयर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज में हम लोग और देखेंगे कि इसमें और क्या क्या लेबलिंग है, ठीक है।
तो इफ़ यू सी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू नॉमिनल क्लॉजेज, ये आपका 4.6 में है, ठीक है, पेज नंबर 52 53 में आपको मिलेगा, ठीक है। 52 में आपको ये पर्टिकुलर 4.5 मिलेगा एंड 4.6 में कुछ और एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर मिलेगा। जैसे नॉमिनल क्लॉज भी आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे एडवर्बियल क्लॉज भी है, फिर एडजेक्टिवल क्लॉजेस भी है। तो इस चीज़ का फर्दर ऑन डिविजन्स भी है। दिस नेमिंग इज बेस्ड ऑन what kind of words a clause is replacing and that what function that word may be performing in the given sentence. For example, subordinate clauses which occupy the position of a noun in sentence are called nominal clauses. तो जो subordinate clauses position को एक noun का एक sentence में वो चीज़ में occupy करता है, उस चीज़ को बोला जाता है nominal clauses, ठीक है। तो I know what you are thinking. तो nominal clauses क्या है? नॉमिनल क्लॉजेज में जैसे नाउन्स टिपिकली फंक्शन एज सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये जैसे नॉमिनल क्लॉजेज में एज सब्जेक्ट्स होने से कैसे होगा, तो हु विल बेल द कैट इज़ अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। तो एक सिंपल हम लोग एग्जांपल देखते हैं, व्हेन दे विल अराइव इज़ नॉट सर्टन, कब वो लौट मतलब आएंगे उसका पता नहीं है। रीडिंग द बुक वाइल लाइंग इन वाटर वॉज रियली अ फनी थिंग टू डू, ठीक है। फिर नॉमिनल क्लॉजेज एज ऑब्जेक्ट्स, तो अब ऑब्जेक्ट्स को ये बताया जा रहा है। पहले में आप देखिएगा कि एक सब्जेक्ट को बताया जा रहा था कि ये कैट जो है वो कौन इसको मतलब बेल द कैट मतलब एक मुहावरा टाइप का है, ठीक है, कि हु विल बेल द कैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। फिर क्या है, व्हेन दे विल अराइव इज़ नॉट सर्टन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जैसे नॉमिनल क्लॉजेज एज ऑब्जेक्ट्स, सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अगर आप देखिएगा तो व्हाट ही अर्नड आउट द न्यू प्रोजेक्ट टू द ऑक्सफोर्ड चेयर, तो एक ऑक्सफोर्ड चेयर को यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बताया जा रहा है। फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, द टीचर वॉज रीडिंग टू व्हाट शी थॉट टू बी अटेंटिव बॉयज, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा था कि हाउ कैन यू गिव अवे सच प्रीशियस बुक टू जस्ट हूएवर कम्स टू यू, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे एज कॉम्प्लीमेंट्स है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे भी यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी यूज़ होता है। इस एग्जाम्पल्स में जैसे देखिएगा यहाँ पर डेफिनेशन तो कुछ नहीं है, बस जस्ट एग्जाम्पल देखिए आप बता सकते हैं कि द कैप्टन सीम्ड डीपली सबमर्ज्ड इन सम सीरियस थॉट, तो वो जो कैप्टन थे वो बहुत ही एक चीज़ में बहुत घोर सोच में थे कि क्या वो चीज़ में वो चीज़ को खोजने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो दिस लिटिल गर्ल नेवर बिकेम व्हाट हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड, तो वो जो छोटी लड़की थी वो कभी हो नहीं पाई जो उसका पेरेंट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो सेंटेंस है इसमें एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया जा रहा है एंड उसमें अगर आप देखिएगा कि एक जो सेंटेंस में हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ बीन यूज्ड, इस चीज़ का एग्जाम्पल आपको देना है। फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या है, द एक्सपीरियंस मेड हिम वट एवर ही कुड कॉल मच्योर, वट एवर ही वुड कॉल मच्योर, ठीक है। यू कैन कॉल मी वट एवर नेम्स यू लाइक, तो एक ऑब्जेक्ट में कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो फिर क्या है यहाँ पर अगर देखिएगा कि एडवर्बियल क्लॉज भी है, एडवर्बियल क्लॉज है, एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप कुछ एटलीस्ट 1 और 2 एग्जांपल्स करके अगर हो सके, सब एग्जांपल्स ना भी हो तो एटलीस्ट जो मेन पार्ट्स है उस चीज़ में आप दे सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट आपका थोड़ा बहुत अगर आप 1-2 करके एग्जांपल दे तो क्लॉज में ये आपका बहुत आसानी से आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सारा चीज़ तो ऑफ कोर्स सारा चीज़ आपका याद कभी कभार नहीं रह सकता है, तो उस चीज़ में आप क्या करिएगा कि जब भी आपका एग्जांपल्स में एटलीस्ट आप पर कैटेगरी का अगर 2 एग्जांपल्स अगर दे तो बहुत मतलब ईजी हो जाएगा एग्जामिनर को आपको मार्क्स देने के लिए, ठीक है। बट ये जो टाइप्स है एटलीस्ट इसके जो टाइप जो बताया जा रहा है 20 मार्क्स के लिए, एटलीस्ट 4 to 5 टाइप्स आप उसको बताइए, ठीक है, ताकि आपका जो लेबलिंग जो हो, ठीक है, जो आप लेबल कर रहे हो या टाइप्स ऑफ क्लॉज बता रहे हो, चाहे वो डायग्राम से हो या एग्जाम्पल से हो, उस चीज़ से अगर आप बताइएगा तो ज़्यादा वो अच्छा होगा। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लुकिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द 3 सेंटेंसेज जो यहाँ पर बताया गया है, लास्ट 3 क्वेश्चन, जो डिफरेंस क्या है ह्यूमन लैंग्वेज और एनिमल कम्युनिकेशन का, एंड लैंग्वेज वेरिएशन क्या है, नेचर ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन, एंड लास्ट जो है ये आपका 5th जो क्वेश्चन जो आप देख सकते हो नेगेटिव और इंटरोगेटिव वर्ड्स, ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 वीडियो में वी विल सी। दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, आई विश यू ऑल प्रिपेयर वेल एंड आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप इफ़ यू हैव लर्न समथिंग न्यू देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच।